हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 19 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 112 टॉपिक हम प्रीवियस 18 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सीड ट्रीटी के बारे में, देन जानेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, देन एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म है, देखेंगे वह क्या है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम साहिल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सीड ट्रीटी से संबंधित है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीड ट्रीटी एक मेजर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व, यूज एंड मैनेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको अडॉप्ट किया गया था FAO के द्वारा इन 2001 में, और ये फोर्स में आई 2004 में। और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया इसकी पार्टी नहीं है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व, यूज एंड मैनेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये फोर्स में आई 2004 में और इसको अडॉप्ट किया गया था FAO के द्वारा इन 2001 में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड लेकिन जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया इसकी पार्टी नहीं है बल्कि इंडिया इसकी पार्टी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी जो इसकी जो सीड ट्रीटी है, जिसको इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है, इसकी गवर्निंग बॉडी का 9 सेशन इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रहा है इस समय। कब से? 19 से 24 सितंबर तक। इसको जो ITPG-RFA के रूप में भी जाना जाता है, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व, यूज़ एंड मैनेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। ये अडॉप्ट की गई FAO के द्वारा इन 2001 और फोर्स में आई इन 2004 में। इंडिया इसकी पार्टी है। जो ट्रीटी का जो एम है वह रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा जो प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू द प्लांट जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा जो ये इंश्योर करता है शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। ये ट्रीटी इनेबल करती है शेयरिंग ऑफ 64 ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं उनको ईजीली एक्सेसिबल किया जा सके। ग्लोबल पूल है जो जेनेटिक रिसोर्सेज का। इसके अलावा इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, जिसको PPV एंड FR एक्ट 2001 के नाम से भी जाना जाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स एंड द फार्मर इन प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटी में। इसके अंदर जो राइट दिए गए हैं वे 3 स्टेक होल्डर्स के रूप में हम देख सकते हैं, एक ब्रीडर्स, एक रिसर्चर्स एंड द फार्मर्स राइट। तो ब्रीडर्स के राइट के बारे में ये एक्ट कहता है कि इनको एक्सक्लूसिवली राइट है टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड द ऑफ द प्रोटेक्टेड वेराइटी का। इसके अलावा जो रिसर्चर्स के राइट की इसमें बात की गई है वह है रिसर्चर इसमें यूज कर सकते हैं एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटीज़ अंडर दिस एक्ट, और उस पर कंडक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। इसके अलावा जो इसमें फार्मर्स राइट है, ये एक्ट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें फार्मर्स के राइट को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें फार्मर सेव, यूज, सो एंड रीसो, एक्सचेंज, शेयर और सेल भी वो किसको कर सकता है? जो कि ब्रांडेड सीड नहीं है। साथ ही साथ वह इसको यूज कर सकता है फॉर फार्म प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द सीड ऑफ वेराइटी, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा जो फार्मर है, यदि वह इवॉल्व करता है किसी सीड की वैरायटी को, तो वह इसके अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जिसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत लाइक मैनर एज अ ब्रीडर ऑफ द वैरायटी के रूप में। इसके अलावा इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक FAO के बारे में हम जान लेते हैं कि FAO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये FAO ये 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुई। ये इस्टेब्लिश हुई थी क्यूबेक सिटी में, क्यूबेक सिटी कनाडा में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह रोम
इटली के अंतर्गत है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक फंड और है आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूएन की। इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली के अंतर्गत है। ये एम्पावर करता है रूरल पीपल को टू इंक्रीज देयर फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड उनकी इनकम के लिए। ये हमने सीड ट्रेटी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रिफॉर्म है किया गया था इन 2016 में, जो अमलगेट करता है वेरियस लॉ रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस फर्म्स के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है PIRP, एक रिजोल्यूशन है ऑफ द डेब्ट और डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू अ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये वन ऑफ द 4 पिलर है, इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह करेक्ट है, क्योंकि ये 2016 में इसको इनेक्ट किया था फॉर द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन टू बिजनेस फर्म। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, एक रिजोल्यूशन है ऑफ द डेब्ट ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू अ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें बिडिंग प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसमें रिजोल्यूशन किया जाता है फॉर डेब्ट ऑफ डिस्ट्रेस थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द सिक्योर जो क्रेडिटर हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच में एग्रीमेंट करवा कर, ना कि बिडिंग प्रोसेस में जाकर। इसके अलावा इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक वन ऑफ द 4 पिलर है अंडर द IBC और जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइमली रिजोल्यूशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये अमेंड किया गया है IBC को। इसमें अलाउ किया गया है क्रेडिटर्स को टू सेल एसेट्स सेपरेटली इन क्लास वेयर नो रिजोल्यूशन प्लान हैज़ बीन रिसीव्ड एज होल। इसके अलावा अनाउंस अ परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्ट्रक्चर किया गया है जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए, कि वह उनको परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पे स्ट्रक्चर दिया जाएगा। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं अपॉइंट किए जाएंगे टू कंडक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल हैं चार्ज करेंगे सक्सेस फी कंटिजेंट ऑन सक्सेसफुल रिजोल्यूशन फॉर द कंपनी। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2016 में टू टैकल बैड लोन प्रॉब्लम एंड एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसीज के लिए। ये कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड सेवरल लॉ जो कि रिलेटेड थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग रिजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक वन ऑफ द 4 पिलर है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत। इसमें जो 4 पिलर हैं इसके अंतर्गत उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटर का काम करता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर के अंतर्गत IBC के अंतर्गत है। इसमें जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है सेकंड पिलर, जिसमें ये एक एजेंसी है जो स्टोर करती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर कैरी आउट द वेरियस ट्रांजेक्शन अंडर द कोड इफिशिएंटली एंड एक्सपीडियसली। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी इसके एक पिलर है। ये एक क्लास ऑफ रेगुलेटेड पर्सन है जो कि असिस्ट करते हैं स्टेक होल्डर्स को टू कंडक्ट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस के लिए। इसके अलावा एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है एंड डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है। इसके अलावा इनकी अगर स्टेक होल्डर्स इसमें अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बॉडीज़ और हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल एंड डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके अलावा अभी लास्ट ईयर इन मार्च एक सब कमेटी ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी थी,
उसने रिकमेंड किया था एक प्री पैक फ्रेमवर्क विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत। इसने इंट्रोड्यूस किया एक अल्टरनेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि डिफ़ॉल्ट हो गए थे कहाँ तक, अप टू द 1 करोड़। इनके लिए प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को ये अपना सकते हैं। अब जान लेते हैं प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है। एक प्री पैक इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ द डेब्ट ऑफ जो डिस्ट्रेस कंपनी के जो डेब्ट हैं थ्रू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में किया जाएगा, द सिक्योर्ड क्रेडिटर के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में, इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस में जाए बिना। ये सिस्टम फॉरेन में भी अपनाया जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए, जैसे कि यूके एंड यूरोप में ये अपनाया जाता रहा है पास्ट डिकेड में। और जो प्री पैक है ये लार्जली एम करता है प्रोवाइड एमएसएमई विथ एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर देयर लाइबिलिटी, जो उनकी लाइबिलिटी है उनको रीस्ट्रक्चर करा सकें और स्टार्ट विथ अ क्लीन स्लेट by still providing adequate protection so that system is not misused by the firms to avoid making payment to the creditor. It means इसमें क्रेडिटर और जो इन्वेस्टर हैं दोनों को इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो प्रोसेस किया जाता है, इसमें डेप्टर को जो फर्म होती है उस पर कंट्रोल बना रहता है, वह इन्वेस्टर के पास नहीं जाता। ड्यूरिंग द ये प्रोसेस जब चल रही होती है, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जब चल रही होती है, तो उस समय है जब डेप्टर के पास कंट्रोल रहता है उस फर्म का। और जो अंडर द प्री पैक सिस्टम है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्री हो सकते हैं टर्म विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर, और जो कोशिश कर सकते हैं अप्रूवल फॉर द रिजोल्यूशन प्लान फॉर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से। इसके अलावा इसके की फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें इंसॉल्वेंसी जो प्रैक्टिशनर है, प्री पैक यूजुअली रिक्वायर द सर्विस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर होते हैं, जो एक तरीके से मीडिएटर के रूप में होते हैं टू असिस्ट द स्टेक होल्डर्स, जो कि अब इन्वेस्टर है और डेप्टर है, और वो उनके लिए असिस्ट करते हैं फॉर कंडक्ट द प्रोसेस। और जो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है वह प्रैक्टिशनर वह वेरी करती है अक्रॉस द जुरिस्डिक्शंस। जो कंसेशनल प्रोसेस है इसके अंतर्गत ये कोशिश करता है कंसेशनल प्रोसेस के लिए टू प्रायर अंडरस्टैंडिंग एमंग अप्रूवल बाय स्टेक होल्डर्स अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस द जो स्ट्रेस ऑफ द जो डेप्ट है, स्ट्रेस डेप्ट है, उसको फॉर्मल पार्ट में जाने से पहले कंसेशनल प्रोसेस के बारे में क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है उसके बारे में स्टेक होल्डर्स को इसमें कंसेशनल प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। इसमें जो रिक्रूटमेंट है ऑफ कोर्ट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, व्हेनेवर इट रिक्वायर द अप्रूवल द कोर्ट ऑफन गेट गाइडेड बाय द कॉमर्शियल विजडम ऑफ द पार्टी पर छोड़ दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जो आउटकम ऑफ द प्री पैक प्रोसेस है ये अप्रूव कराया जाता है बाय द कोर्ट, और ये दोनों पार्टीज़ पे जो होते हैं इन्वेस्टर्स एंड डेप्टर उन पर बाइंडिंग होता है। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पेच मैकेनिज्म से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इन्विसाज करता है सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग फॉर डिस्पैचिंग द एंटायर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए। सेकेंड में कहा गया है कि ये मार्क करता है क्लियर शिफ्ट फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल विच इज़ बैक्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। जो थर्ड में कहा गया है कि जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म है एक वे फॉरवर्ड है फॉर द डीपन पावर मार्केट इन द लाइन विद द सेंटर वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी वन प्राइस फार्मूला पर। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। ये एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच एक मैकेनिज्म है जो कि इन्विसाज करता है सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग फॉर द डिस्पैचिंग द एंटायर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फॉर अराउंड 1400 बिलियन टन। ये सेंट्रलाइज मॉडल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो मैकेनिज्म है ये प्रपोज करता है सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग ऑफ पावर डिस्पैच बोथ इंटर स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट।
ये मार्क करता है क्लियर शिफ्ट फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जो कि बैक्ड किया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। इसके अलावा ये एक वे फॉरवर्ड है टू डीपन पावर मार्केट इन लाइन विद द सेंटर्स, जो उसका वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी और वन प्राइस फार्मूला है उस पर ये वे फॉरवर्ड है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री और सप्लाई टू द मीट द ओवरऑल सिस्टम डिमांड एंड विल देयरफॉर बी अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड द जनरेटर्स एंड द रिजल्ट फॉर सेविंग फॉर द कंज्यूमर्स। तो सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी जब ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल बन जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है एक सेंट्रल लॉ है जो कि रेगुलेट बाय द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करता है, और जो एक्ट जो प्रोवाइड कराया है एक रेगुलेटरी कमीशन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर। सेंट्रल में कौन है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, और स्टेट के लेवल पर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अभी इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2000 बिल लेकर आए थे 2022 में, उसके बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसका एम है कि जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं उनके लिए ओपन एक्सेस की जाए टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पावर सप्लायर्स के लिए, जो कि अलाउ करेगा कंज्यूमर्स टू चूज़ एनी सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इस बिल के अंतर्गत ये लाया गया है कि ये सारे जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खोल दिया जाए एक्सेस करने के लिए, जिससे कि सर्विस जो कंज्यूमर्स हैं वह किसी भी सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज़ कर सकें। ये था मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें साहिल रीजन की बात की गई है कि साहिल रीजन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ ये कहाँ पर स्थित है। तो इसमें सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप और नॉर्थन अमेरिका। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो साहिल रीजन है वह है नॉर्थन अफ्रीका में ये स्थित है। इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। जो साहिल है ये इको क्लाइमेट एंड बायो जियोग्राफिक रियाल्म है ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका। किसके बीच में ट्रांजिशन है? बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड द सुडानियन सवाना टू द साउथ। ये इसका जो क्लाइमेट है वह सेमी एरिड क्लाइमेट है जो कि स्ट्रेचेस है अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थन अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी। देख लेते हैं इसको मैप पे। ये साहिल प्रदेश का मैप है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और ये आपका रेड सी है, तो इनके बीच में ये स्थित है। साथ ही साथ नॉर्थ में यहाँ पर एक सारा डेजर्ट है और नीचे सुडानियन सवाना है, तो ये इन दोनों को सेपरेट करता है और ये जो है मॉरिटाना से ये इरिट्रिया तक ये प्रदेश फैला हुआ है। ऊपर आपको सारा डेजर्ट देखने को मिलेगा और नीचे आपका सुडानियन सवाना इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसके जो रिलेटेड है एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अफ्रीका के यहाँ नॉर्थ में आपका सहारा डेजर्ट है जो कि एक्सपेंड करता रहता है ईयर टू ईयर, और जो एक ट्रिटी आई थी 1992 के अंतर्गत अर्थ समिट में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ये कन्वेंशन है जो कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए प्रयास करता है। तो इसी इनिशिएटिव के तहत एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बनाया गया है जिसमें सेनेगल से जिबूती तक एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी इन द साहिल प्रदेश, और ये जो ग्रीन वॉल होगी वह होगी 8,000 किलोमीटर की, जो कि कॉम्बैट करेगी फॉर द डेजर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा इसमें जो कंट्री हैं वह सेनेगल, मॉरिटाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती। और इसमें जो वेस्टर्न मोस्ट है वह है सेनेगल और ईस्टर्न मोस्ट है वह है जिबूती। इस इनिशिएटिव से इंस्पायर होकर इंडिया में भी एक इनिशिएटिव चल रहा है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये आपकी रहेगी, ये गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक, ये एक 1400 किलोमीटर की स्ट्रेच रहेगी जिसकी विड्थ होगी 5 किलोमीटर की, और ये काम करेगी फॉर कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन इफेक्ट को रोकने के लिए। और जो इंडिया का जो
टारगेट इंडिया ने रखा है कि वह कितना रिस्टोर करना चाहता है डेजर्ट को, वह है 26 मिलियन हेक्टेयर डेजर्ट को वह रिस्टोर करना चाहता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अबाउट द साहिल प्रदेश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो RCEP है साइन किया गया एमंग्स द 16 कंट्री इन 2020 एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि RCEP केम इनटू द इफेक्ट ऑन January 1, 2022 marking the formation of the world's largest free trade zone in terms of the trade volume। एंड थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अंडर द RCEP अराउंड 90% ऑफ द ट्रेड टैरिफ्स है विद इन द ब्लॉक विल इवेंचुअली विल बी एलिमिनेटेड। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये साइन हुआ है एमंग्स द 16 कंट्री, तो ये 16 कंट्री नहीं, ये 15 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है। भारत इस प्रोग्राम से, इस पार्टनरशिप से बाहर आ गया है, तो इसलिए जो साइन हुआ 2020 में वह 15 कंट्रीज़ के बीच में हुआ। सेकंड में कहा गया है कि ये इफेक्ट हुआ 1 जनवरी 2022 से, और जो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बन गया है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम। और जो अंडर द अगर देखा जाए तो RCEP में 90% ऑफ द ट्रेड टैरिफ है विद इन द ब्लॉक, ये इवेंचुअली एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एक ट्रेड डील है बिटवीन द 10 मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन यानी कि आसियान एंड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके जो एम है टू लोअर टैरिफ्स, ओपन अप ट्रेड इन सर्विसेज एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प इमर्जिंग इकोनॉमी कैचअप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा सेकंड है टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर कंपनीज बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक विदाउट मीटिंग सेपरेट रिक्वायरमेंट फॉर ईच कंट्री। एंड थर्ड में कहा गया है कि ये टच करता है ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी, जो कि जबकि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट को कवर नहीं करता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो ये कवर करता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट को ये कवर नहीं करता। इसके अलावा इसका जो सिग्निफिकेंस की अगर बात कर लें तो RCEP कवर करता है 30% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि वर्थ है $26.2 ट्रिलियन की, एंड नियरली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2.2 बिलियन पीपल्स को। इसके अलावा जो RCEP है उसके अंतर्गत 90% ऑफ द ट्रेड टैरिफ्स विद इन द ब्लॉक ये इवेंचुअली एलिमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा जो RCEP है ये कॉमन रूल्स अराउंड द ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई-कॉमर्स एंड कंपटीशन के लिए कॉमन रूल्स सेट करेगा। इंडिया इससे बाहर आ गया है। वह क्यों आया है? इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द RCEP बिकॉज कंसर्न था इंडिया को, क्योंकि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इस ग्रुप में जो चाइना भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस बीच में चाइनीज़ गुड के लिए जो हमें अपनी मार्केट खोलनी पड़ती है और जिससे जो डोमेस्टिक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनको काफ़ी नुकसान होता, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इंडिया इससे बाहर आ गया है। इसके अलावा इनके हम मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। इसमें RCEP में इसमें जो आसियान की 10 कंट्रीज शामिल हैं, साथ ही साथ साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और नीचे यहाँ न्यूजीलैंड शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इनका अगर हम फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो ग्लोबल GDP का ये 28%, ग्लोबल ट्रेड का 28% और ग्लोबल पॉपुलेशन का 30% ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम आसियान कंट्री के एक ट्रिक के बारे में और देख लेते हैं, जिनको हमने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया था। आसियान कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है TV क्लिप ऑफ MBBS। TV से T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस एंड M से मलेशिया, B से बर्मा यानी कि म्यांमार और B से ब्रुनई एंड S से सिंगापुर। तो इसकी ट्रिक को आप आसियान कंट्रीज़ को TV क्लिप ऑफ MBBS के नाम से याद रख सकते हैं।
ये था हमारा 19 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।